কলকাতায় প্রেস কনফারেন্স করলেন ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া। আমাদের কলকাতা প্রতিনিধি সমরেশ রায় ও শম্পা দাসের পাঠানো ভিডিও চিত্রে আজকের প্রতিবেদন। ऐसे कई लोग हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनको इस सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत में ड्रैकोनियन कानून है जो लाया गया था टेररिज्म के खिलाफ में, लेकिन अब उसको जनरल तौर पर अप्लाई किया जा रहा है सबके खिलाफ। तो हमारा मानना यह है कि यूएपीए, एफपा, मकोका, गटकोका जैसे कानून जो है वो संविधान की धाराओं के खिलाफ है, वो मूल अधिकारों के खिलाफ है, वो इंसान के बुनियादी अधिकारों से उनको वंचित कर देते हैं। ऐसे तमाम कानून को वापस लेना चाहिए। हम मानते हैं कि साहब वो मसला सिर्फ उमर खालिद का नहीं है। उमर खालिद तो है बगैर किसी फॉल्ट के, कोई रीजन नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है, सब फैब्रिकेटेड एलिगेशंस हैं। और उसके बुनियाद पे उमर खालिद और तकरीबन 21 लोग दिल्ली में और कई हमारे वरिष्ठ पत्रकार और कई बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल्स भीमा कोरेगांव के तहत बंद किए गए हैं, आप जानते हैं। तो वो लोग भी 5-5 साल से जेल में हैं, उनको भी वो नहीं मिल रही है, बेल तक नहीं मिल रही है। जी वो बड़ी बात है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, लेकिन उल्टा हो गया, जेल इज ए रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन। तो ये जो अब उमर खालिद की केस को आप देख लीजिए कि उमर खालिद ने अभी असल तो 3 साल से जेल में बंद है, असल केस तो शुरू ही नहीं हुआ। जब बेल पे अप्लाई किया गया तो 1.5 साल तक बहस होने के बाद में लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, 6 महीने के बाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और पिछले मई से सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। 7 बार एडजर्नमेंट हो चुका है। আজকে একটি প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, কি বলবেন, কি উদ্দেশ্য? गरीब लोगों के खिलाफ है, गरीब लोगों के जो बुनियादी इशूज है उनको हल करने के बजाय आप तो शराब के नशे की दूर रखना चाहते हैं। बात है ये शराब हानिकारक है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 47 में ये बात कही गई है कि पूरे देश को हम लीगल फ्री बनाएंगे। অর্থনৈতিক ব্যাপারে গণতান্ত্রিকের দৃষ্টিকোণ এবং তার মধ্যে যে শোষণ, সেই শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান। এখান থেকে জনগণকে কি বার্তা দেবেন? জনগণ যে আজকে তার বাইরেও একটা রাজনৈতিক দল সেকুলার মূল্যবোধ কথা বলে, তাদের কাছে আমাদের স্পষ্ট বার্তা ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক আপনার নামটা সব জানতা তো হয়ে গেল, ना भी हो तो उनको এই বুমটা নামি না বুমটা एक कॉमन जाते हैं जिसमें सबके गरीब, आदिवासी, दलित, माइनॉरिटीज और जितने भी वंचित लोग हैं उनका कल्याण हो। तो अगर इसे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत में अगर देशवासी आगे बढ़ेंगे, अगर ये पार्टियां मिलकर बात करेंगी, तब हम एक अच्छे रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमने इस बात पर भी गौर किया कि पिछले चंद सालों से जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और वो पार्टियां जो या वो लोग जो बहुत ताकत से अडानी का विरोध कर रहे हैं, अंबानी का विरोध कर रहे हैं, क्रॉनी कैपिटलिज्म का विरोध कर रहे हैं, उनके आवाज को बंद करने की कोशिश किया है। पहले राहुल गांधी की सदस्यता को भंग किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनकी सदस्यता वापस आई, फिर हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के 2 मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह और रघु चड्ढा उनको निलंबित किया गया। फिर अब रिसेंटली आप जानते हैं कि महुआ विधवा को, जो कि बहुत ही वोकल फेस का पार्लियामेंट थी, जो बहुत ताकत से बात को उठा रही थी, यहाँ की यानी अडानी के साथ जो डीलिंग हो रही है उसके क्षेत्र में, अब उनको बहुत गलत तरीके से जिस तरह से वो ऐसी कमेटी बनी है और जिस तरह से पूरे चीजें सामने आई है, उसको देख के लगता है कि बहुत गलत तरीके से जो उनको निलंबित कर दिया। इसी दरमियान में हम देखते हैं कि बीजेपी के जो लोगों ने जो
जो भाषा का इस्तेमाल किया है पार्लियामेंट के अंदर से, दानिश अली के खिलाफ जिस तरह से सुरेश रमेश बिदोरी ने बात कही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, कभी भी हम ये समझते नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हम ये समझते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र का अभी यानी पार्लियामेंट को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। अगर वहां इस तरह का माहौल होगा तो आप सोचिए देश में किस तरह का माहौल होगा। तो ये दूसरी बात है जो हम समझते हैं कि जिस पर हमको बहुत ही उसके साथ विचार करना चाहिए कि अगर इस तरह के लोग हमारे देश के अंदर शासन में आएंगे तो पूरे देश में किस तरह का माहौल पैदा होगा। तीसरी बात, हम लोगों ने कल अपनी मीटिंग में इस पर भी गौर किया कि जो अभी फलस्तीन में जो संघर्ष चल रहा है हमास के खिलाफ में या फलस्तीन के लोगों के खिलाफ में, इसराइल जिस तरह का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह वहां के बच्चों पर, वहां की महिलाओं पर, वहां के अस्पतालों पर, वहां के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, और फिर जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप के कंट्रीज जो है उसको कॉपरेट कर रहे हैं, उसको जो है हथियार भी पहुंचा रहे हैं और आर्थिक सहायता भी पहुंचा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल यूनाइटेड नेशन का जो रेजोल्यूशन है ह्यूमन राइट्स की, उसका बिल्कुल कंप्लीट वायलेशन है।